हम लोग आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं और आधुनिक भारत के अंतर्गत हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है ब्रिटिश आर्थिक नीति और उसका प्रभाव। हम लोगों ने कल ब्रिटिश भूमि नीतियां पढ़ी, भूनीति। अब जो है कल उसी भूनीति के संदर्भ में हम लोगों ने पहला जो ब्रिटिश ने 3 तरह का भूमि नीति चला भारत में। पहला था अस्थाई बंदोबस्त, वो कल हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था। यह रैयतवाड़ी व्यवस्था क्यों लाया गया, आखिर इसके पीछे क्या कारण था? तो इसका पहला कारण था, प्रमुख कारण था कि 1813 में ब्रिटिश सरकार की मुक्त व्यापार की नीति। अगर आपसे पूछा जाए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था लाने का कारण क्या था, तो 1813 का जो मुक्त व्यापार की नीति थी उसके कारण जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था लाया गया। पहला इंपॉर्टेंट बात, यह मुक्त व्यापार की नीति से ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुआ। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुआ और उस औद्योगिक क्रांति के कारण ब्रिटेन में बहुत भारी मात्रा में वस्तुओं का निर्माण होने लगा। वस्तु का निर्माण होने लगा। उस वस्तु का निर्माण होने लगा तो उस वस्तु को निर्यात करने के लिए बाजार चाहिए, और बाजार कहाँ मिलेगा? तो भारत में। इसलिए रैयतवाड़ी व्यवस्था लाया गया। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि अस्थाई बंदोबस्त लाया गया था बंगाल में, लेकिन अस्थाई बंदोबस्त से यह देखा गया कि इससे मात्र कंपनी को उतना ज्यादा फायदा नहीं मिला। ब्रिटिश कंपनी को जितना फायदा मिलना चाहिए था, तात्कालिक रूप से तो फायदा मिला, लेकिन दूरगामी दृष्टिकोण से कंपनी को फायदा नहीं मिला। इसका फायदा जमींदारों को मिलने लगा। इसका फायदा जमींदार को मिलने लगा, पहली बात। दूसरी बात कि यह सोचा गया था कि अस्थाई बंदोबस्त के बाद बंगाल में समृद्धि आएगी, जमींदार किसानी में इंटरेस्ट लेंगे और किसानी की तरक्की के लिए कुछ काम करेंगे। लेकिन बंगाल के जमींदारों ने ऐसा नहीं किया और इसके कारण जो है जो किसानों की क्रय शक्ति है वो भारी मात्रा में गिर गई। तो ब्रिटिश वस्तु को खरीदने में वो सक्षम नहीं रह गए। लेकिन सिर्फ जमींदार ही खरीद सकते थे। लेकिन ब्रिटिश का यह सोचना था कि जमींदार के साथ साथ वहाँ के जो किसान है, चाहे वहाँ के जो आम लोग हैं, वो भी जो है ब्रिटिश वस्तुओं को खरीदे। जो अस्थाई बंदोबस्त इस आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पा रहा था। दूसरी बात है कि जब यह अस्थाई बंदोबस्त लाया गया था तो उस समय कंपनी की जो आवश्यकता थी और दिन प्रतिदिन कंपनी की आवश्यकता बढ़ती जा रही थी। तो यही सब कारणों से एक रैयतवाड़ी व्यवस्था लाया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था लाया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है भारत में देखा जाए तो पश्चिम क्षेत्र में दक्षिण क्षेत्र में लाया गया। भारत के दक्षिण में और पश्चिम में। भारत के दक्षिण भाग में और दक्षिण पश्चिम भाग में रैयतवाड़ी व्यवस्था लाया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था इस क्षेत्र में इसलिए लाया गया क्योंकि यहां पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा की तरह कोई जमींदार वर्ग नहीं था। इसलिए कोई जमींदार वर्ग नहीं था। यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति भी थी वह कुछ अलग प्रकार की थी। यहाँ का भूमि का प्रकार जो था अलग था, फसल के प्रकार अलग थे, और यहाँ पर खेती की जो भूमि थी वह एक, आप कह सकते हैं कि छोटे छोटे होते थे, भूखंड होते थे। कारण यह है कि पहाड़ होता था, नदी होता था। उसके बाद इन सब कारणों से भूमि की निरंतरता में कमी आ जाती थी और यहाँ पर ग्राम समुदाय काफी जो है शक्तिशाली होता था। इन सब कारणों से दक्षिण भारत में और दक्षिण पश्चिम भारत में जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था लाया गया। मुनरो जो रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रवर्तक थे, उनका कहना था कि रैयतवाड़ी व्यवस्था ही भारत में प्राचीन काल से चली आ रही है। रैयतवाड़ी व्यवस्था ही भारत में प्राचीन काल से चली आ रही है और यही प्रथा जो है भारत के लिए अनुकूल है। जब अस्थाई बंदोबस्त के बारे में उन्होंने कहा कि यह भारत की प्रथा प्राचीन काल से थी ही नहीं,
रैयतवाड़ी व्यवस्था ही भारत में प्राचीन काल से थी। यह बात टॉमस मुनरो ने कहा, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रवर्तक थे। यह हो गया आपका कि क्यों लाया गया, रैयतवाड़ी सिस्टम क्यों लाया गया, इस पर हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग रैयतवाड़ी व्यवस्था का जो है कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ वह देख लेते हैं। देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 में एक थे अलेक्जेंडर रीड। कौन थे? अलेक्जेंडर रीड। इन्होंने तमिलनाडु के बारामहल क्षेत्र में लाया। बारामहल क्षेत्र में प्रायोगिक तौर पर शुरू किया गया था। ये प्रायोगिक तौर पर शुरू किया गया था, मतलब ट्रायल सिस्टम पर शुरू किया गया था, पहला चीज। दूसरा यह कि 1809 में टॉमस मुनरो उस क्षेत्र में एक अधिकारी थे, दक्षिण भारत में, दक्षिण पश्चिम भारत में। तो उस समय उन्होंने कुछ क्षेत्रों में इसको लागू किया, लेकिन मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो बनते हैं 1820 में। टॉमस मुनरो 1820 में मद्रास के गवर्नर बनते हैं। तो इसको मद्रास प्रेसिडेंसी में जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था को इन्होंने लागू कर दिया। मद्रास प्रेसिडेंसी में इसको लागू कर दिया। टॉमस मुनरो के शिष्य थे एल्फिस्टन्स। कौन थे? एल्फिस्टन्स और विलियम चैपलिन। ये दोनों जो है इसको बंबई प्रेसिडेंसी में लागू कर दिए। तमिलनाडु मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया टॉमस मुनरो, और टॉमस मुनरो के जो शिष्य थे एल्फिस्टन्स और विलियम चैपलिन ने इसको बंबई प्रेसिडेंसी में लागू कर दिया। अगर देखा जाए तो इस सिस्टम में कुछ सुधार किया गया। 1836 ईस्वी में सुधार करने वाले थे विंसेंट और गोल्डस्मिथ। ये दोनों व्यक्तियों ने रैयतवाड़ी सिस्टम में कुछ सुधार किया 1836 में। यह कैसे शुरू हुआ? अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले यह कब शुरू हुआ, तो तमिलनाडु के बारामहल क्षेत्र में शुरू हुआ। 1792 में शुरू करने वाले हैं अलेक्जेंडर रीड। रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रवर्तक कौन है? तो टॉमस मुनरो ने ही कहा था कि भारत में रैयतवाड़ी सिस्टम ही प्राचीन काल से चली आ रही है। और 1809 में टॉमस मुनरो जब दक्षिण भारत में कहीं पर अधिकारी थे तो इस क्षेत्रों में कहीं पर कुछ शुरू कर दिया था, लेकिन फाइनली 1820 में जब वो मद्रास के गवर्नर बने तो मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया। उन्हीं के शिष्य थे टॉमस मुनरो के एल्फिस्टन्स। उन्होंने और उनके साथ थे विलियम चैपलिन जो सहयोगी थे, इसको बंबई प्रेसिडेंसी में लागू कर दिया। और इस सिस्टम में, रैयतवाड़ी सिस्टम में गोल्डस्मिथ और विंसेंट ने 1836 में कुछ सुधार किया। यही आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास प्रेसिडेंसी में था, बंबई प्रेसिडेंसी में था, कुर्ग में था, पूर्वी बंगाल में था, आसाम में था। देखिएगा, अस्थायी बंदोबस्त जो था बंगाल, बिहार, उड़ीसा में था, असम में नहीं था, पूर्वी बंगाल में नहीं था, पश्चिमी बंगाल में था। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। असम में था, कुर्ग में था, कुछ पूर्वी बंगाल में था। इन सब क्षेत्रों में अस्थायी बंदोबस्त लागू था। मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी में मूलतः यह लागू था। तो यही है ये कैसे लागू हुआ। इसमें जो है समझौता किसके साथ किया गया? किसानों के साथ किया गया। इसमें समझौता किसानों के साथ किया गया। और अस्थायी बंदोबस्त में जो सरकार और किसान के बीच में जमींदार जो थे वो मध्यस्थ थे, लेकिन रैयतवाड़ी सिस्टम में प्रत्यक्ष संबंध था। सरकार और किसान के बीच जो है प्रत्यक्ष संबंध था। इसमें कोई मध्यस्थ का यहाँ पर कोई बात नहीं था। मध्यस्थ वर्ग को यहाँ से डिसमिस कर दिया गया था। इसके पीछे कारण यह था कि एक सिद्धांत दिया था रिकॉर्डों का लगान सिद्धांत। दक्षिण भारत में जो अस्थायी बंदोबस्त में सरकार और किसान के बीच में मध्यस्थ के रूप में जमींदार थे, लेकिन रैयतवाड़ी सिस्टम में मध्यस्थ सरकार और किसान के बीच प्रत्यक्ष संबंध कर दिया गया। और इसके पीछे कारण है कि रिकॉर्डों का लगान सिद्धांत। रिकॉर्डों ने कहा कि रिकॉर्डों का कहना था कि जो उपजाऊ भूमि से जो अधिशेष होता है वह सरकार का किराया है, रेंट है, उस पर किसी अन्य का अधिकार नहीं हो सकता है, कोई मध्यस्थ का
अधिकार नहीं हो सकता है। बात को समझिएगा, रिकार्डो का लगान सिद्धांत यह कहता है कि जो उपजाऊ भूमि से जो अधिशेष मिलता है वह सरकार का किराया है, अतः उस सरकार के किराए पर डायरेक्ट सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, न कि किसी मध्यस्थ का। इसलिए रैयतवाड़ी व्यवस्था में एक प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया गया सरकार और किसान के बीच, और समझौता जो है किसानों के साथ किया गया। जैसे अस्थाई बंदोबस्त में देखा जाए तो सरकार ने तो ये कहा अस्थाई बंदोबस्त में कि किसानों को, जमींदारों को कहा कि आप पट्टा दीजिए। पट्टा का अर्थ हुआ कि भूमि पर किसान की निजी मिल्कियत होगी, उसको आप लिख के दीजिए। लेकिन अस्थाई बंदोबस्त में ऐसा नहीं किया गया और काफी कानूनी विवाद बढ़ा, क्योंकि जमीन का जो है सीमा निर्धारण और उपजाऊ और लगान की मात्रा उसमें तय नहीं की गई थी। लेकिन यहाँ पर दक्षिण भारत में यह स्पष्ट कर दिया कि सरकार ने किसानों को पट्टा जारी किया और उस पट्टा पर भूमि का सर्वेक्षण किया जाता था, फिर लगान जो है उसका निर्धारण किया जाता था, और इस पट्टा से किसानों की भूमि पर निजी मिल्कियत होती थी। तो यह इसका कुछ व्यवस्था मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि किसानों को यहाँ पर काफी स्वतंत्रता प्राप्त था। मतलब अस्थाई बंदोबस्त में किसानों को जो स्वतंत्रता नहीं मिली थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था में वह स्वतंत्रता किसानों को दी गई थी, पट्टा जारी किया गया था। लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था में अस्थाई बंदोबस्त की तरह लगान की मात्रा जो है फिक्स नहीं किया गया। कहा कि 30 साल के बाद, 30 इयर्स के बाद सरकार जो है लगान की मात्रा बढ़ा सकती है। 30 साल के बाद जो है सरकार लगा, जैसे अस्थाई बंदोबस्त में है कि जो आधार वर्ष था 1790-91 का आधार वर्ष लिया गया, और उसी के आधार से 1947 तक 1790 और 91 के आधार पर ही जो है सरकार टैक्स वसूलती रही, ब्रिटिश सरकार। लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था में साफ साफ कह दिया गया कि नहीं, 30 साल के बाद सरकार लगान का पुनः निर्धारण कर सकती है कि किसान और सरकार के बीच में लगान की मात्रा क्या होगी, वह डिफाइन फिर सरकार कर सकती है। 30 साल के बाद पुनः निर्धारण किया जा सकता है। और यह ब्रिटिश क्षेत्र पर 51% क्षेत्र पर लागू था। कितने क्षेत्रों पर लागू था? 51% क्षेत्र पर लागू था। और इसमें लगान की मात्रा सबसे ज्यादा थी, 55% तक लगान की मात्रा थी। यह बात सही है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था से कुछ फायदा भी था, क्योंकि इसमें किसानों को काफी स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, किसान और सरकार के बीच प्रत्यक्ष संबंध था, ये सब कुछ था। लेकिन लगान की मात्रा इतनी थी, सूखा हो या बाढ़ हो, आपको लगान पेमेंट करना होगा। इसके कारण क्या हुआ कि किसान जब लगान नहीं पेमेंट कर सकते थे तो वो चले गए साहूकार के पास, और इसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था में साहूकारी प्रथा आ गई, और ये साहूकार जो थे उनको जो है किसानों से कोई ज्यादा मतलब नहीं था, और ब्याज पर जो है ये पैसा देने लगे साहूकार। तो इसके परिणाम स्वरूप साहूकार जो है, किसान जो है साहूकार के दास बन गए, क्योंकि लगान की मात्रा आपको लगान का जो दर है वो काफी हाई था, और विपरीत परिस्थितियों में उस पर भी कोई समझौता नहीं किया जा सकता था। अगर आप लगान नहीं चुका सकते हैं तो आप जमीन को गिरवी रख सकते हैं, जमीन को गिरवी रखकर किसी किसान को दे सकते हैं कि आप जाके उसको खेती कीजिए और लगान दीजिए। लेकिन लगान देना होगा, लगान नहीं दीजिएगा तो सरकार आपकी जमीन जब्त कर लेगा, या बिक्री का भी अधिकार था, आप अपनी जमीन को बिक्री कर सकते हैं। ये सब दक्षिण भारत रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को ये सब सहूलियत दिया गया था। तो यही है रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। प्रश्न क्वेश्चन जो है इसी के अंतर्गत आएंगे, इसके बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था में देखा गया कि कुछ जैसे सामंतवादी प्रथा, अस्थाई बंदोबस्त में उत्तर भारत में जजमानी प्रथा का डेवलपमेंट हुआ, जजमानी प्रथा का डेवलपमेंट हुआ। लेकिन वहीं दक्षिण भारत में देखते हैं कि कर्नाटक में जजमानी प्रकार का एक अडाडे सिस्टम डेवलप हुआ, अडाडे। अगर तमिलनाडु में मिरासी सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ, मिरासी, और महाराष्ट्र में 12 बलूटा का सिस्टम डेवलपमेंट हुआ।
बात को समझिएगा कि जैसे अस्थायी बंदोबस्त में देखा गया कि बाद में, चूंकि एक तरह से ऊपर के स्तर पर था सामंतवाद, तो कहीं ना कहीं वह जजमानी प्रथा को डेवलपमेंट दिया। वही दक्षिण भारत में देखा गया कि जजमानी टाइप का ही दक्षिण भारत में भी व्यवस्था देखी गई, और उसके विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नाम है। जैसे कर्नाटक में उसका नाम अडाडे है, तमिलनाडु में मिरासी है, और महाराष्ट्र में बाराबलूटा है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। संघ लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो यही है आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को, यह टॉपिक जो है, यह टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, होना चाहिए। देखिए अस्थायी बंदोबस्त में क्या हुआ, थोड़ा सा अस्थायी बंदोबस्त पर इसलिए जा रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार की पहली भू नीति थी वह, और वो बहुत कुछ जो है उसने सीख दिया ब्रिटिश सरकार को कि आगे जो है कैसी भू नीति भारत में लागू किया जाए। वहां क्या हुआ कि अस्थायी बंदोबस्त के कारण अनुपस्थित जमींदार या मध्यस्थ वर्ग इतने मतलब ज्यादा संख्या में हो गए कि जो है सरकार को जितना मिलना चाहिए, सरकार तो अपना फिक्स टैक्स ले लिया, लेकिन सरकार और जमींदार और किसान के बीच कोई संबंध का निर्धारण नहीं हुआ था। इसके कारण जमींदार जो है मनमाना लगान वसूल करते थे और किसान काफी प्रेशर में रहते थे। यह सब मैंने बताया था। लेकिन एक बात याद रखिएगा, किसान की स्थिति अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत या रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत कोई ज्यादा मतलब आप कह सकते हैं कि दोनों का, किसान का स्थिति समान ही रह गया। यह बात सही है कि जमींदारी यहाँ अस्थायी बंदोबस्त में किसान जमींदार के सामने बटाईदार थे, लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान सरकार के सामने बटाईदार थे, क्योंकि लगान नहीं जैसे ही दीजिएगा जमीन उनका जब्त कर लेगा सरकार। रैयतवाड़ी व्यवस्था में वही हाल वहां भी था, अस्थायी बंदोबस्त में ही। एक चीज याद रखिएगा, आप पश्चिम बंगाल में जब भारत स्वतंत्र हो गया तो पश्चिम बंगाल में एक ऑपरेशन चलाया गया था। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन बरगा। उस ऑपरेशन का क्या नाम है? ऑपरेशन बरगा। वो ऑपरेशन बरगा इसलिए लाया गया था कि चूंकि अस्थायी बंदोबस्त तो उसी क्षेत्र में ज्यादा था, तो वहां अधिकांश बटाईदारों की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। तो अस्थायी बटाईदारों को जो है एक ऑपरेशन चला के निश्चित अवधि में अस्थायी बटाईदार की स्थिति जो है बटाईदार की स्थिति को अस्थायी जोतदार के समान लाभ दिया गया। बात को समझ जाइएगा। अस्थायी बंदोबस्त में जो बटाईदार की स्थिति काफी गिर गई थी, तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तो पश्चिम बंगाल सरकार ने एक ऑपरेशन चलाकर, ऑपरेशन बरगा चलाकर जो है एक निश्चित अवधि में जो है किसान बटाईदारों का रजिस्ट्रेशन करवाया और उनकी स्थिति को अस्थायी जोतदार के समान लाया। तब जाके पश्चिम बंगाल में जो है बहुत हद तक भूमि संबंधी विवाद समाधान हुए। आप देखिएगा झारखंड में भी जो श्रमिक प्रवास हो रहा है, बहुत तेजी से होता है, वो कहीं ना कहीं उसी जो अस्थायी बंदोबस्त का दुष्परिणाम है या नक्सली समस्या, ये सारी समस्याओं का मूल कहीं ना कहीं यहाँ के जो जमीन का जो अस्थायी बंदोबस्त का ही दुष्परिणाम है। ये सब भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। मेरे ख्याल से अब यह आपको जमींदारी व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या है और क्या अंतर है, यह दोनों आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है इन टॉपिक को समझने में, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, मैं उन कमेंटों को जरूर जवाब दूंगा। कंफ्यूजन एकदम नहीं होना चाहिए। ये सब टॉपिक बहुत जो है एक तरह से कह सकते हैं कि भारत की आधुनिक समस्याओं के, बहुत सारी समस्याओं के जो है को जड़ को क्लियर करता है। अगर आप इन सब चीजों को समझेंगे तो बहुत सारी जो आधुनिक समस्याएं हैं वो आप समझ सकते हैं आसानी से, और भूमि संबंध को जानना ज्यादा जरूरी भी है। दूसरा चीज यह हो गया आपका। और दूसरा यह एक चीज और मैं बता देता हूं कि जमीन के संबंधित कुछ और चीज है देखने को आपको मिलेगा। जब किताब पढ़िएगा हिस्ट्री का तो 2-3 टर्म मिलेगा, मैं उसको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। जैसे 3 कठिया सिस्टम, जब हिस्ट्री पढ़िएगा तो आपको कुछ चीज मिलेगा। 3 कठिया सिस्टम, इसमें यह था कि 20 कट्ठा जमीन में
आपको 3 कट्ठा में चंपारण के किसान, चंपारण बिहार में, उत्तरी बिहार में एक जिला है, वहां जो है 20 कट्ठा में वहां के किसानों को जो है 3 कट्ठा में नील की खेती करना अनिवार्य था, और ये नील की खेती यूरोपीय मालिक करवाते थे। दूसरा प्रथा था दुबली हाली प्रथा। दुबली हाली प्रथा, दुबली हाली प्रथा जो था सूरत में चलता था। कहाँ चलता था? गुजरात के सूरत में। इसमें यह होता था कि ये भूदास होते थे। ये क्या होते थे? दुबली हाली भूदास होते थे, और ये अपने मालिक को अपना जीवन और संपत्ति दोनों जो है दे देते थे कि आप ही जो है मालिक है, हम जो है कुछ नहीं है। इसी को कहा जाता है दुबली हाली प्रथा। तीसरा है ददनी प्रथा। ददनी प्रथा में जो है एक ही चीज था कि अंग्रेज व्यापारी भारतीय मजदूरों को जो है अग्रिम पेंशन दे देते, अग्रिम सामान दे देते थे, कुछ धन दे देते थे, और वो जो है सामान बना के, शिल्प का सामान बना के उनको दे देते थे। इसी को कहा जाता था ददनी प्रथा। एक था कम्योटी प्रथा। कम्योटी प्रथा, कम्योटी प्रथा में बिहार और उड़ीसा में कम्योटी प्रथा था। बिहार और उड़ीसा में कम्योटी प्रथा था। इसमें कमिया जाति के लोग जो थे, अगर उनको धन की जरूरत होती थी तो वह मालिक से धन ले लेते थे, लेकिन जिंदगी भर उस धन का ब्याज चुकाते चुकाते उनके यहाँ जो है उनको गुलाम की जिंदगी जीना पड़ता था। तो ये सब कुछ टर्म है जो आप पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको मिलता होगा। मैं सोचा कि जमीन संबंधित, जहाँ पर भूमि संबंधित नियम है, वहीं पर इसको क्लियर कर दिया जाए। इसी के साथ मैं यह वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। धन्यवाद।